हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिक्स। आई एम श्वेता। तो हम कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स और आज हम करेंगे उसका लास्ट टॉपिक विच इज़ रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग के रिगार्डिंग हम जो भी डिटेल्स होंगी हम उन सबको डिस्कस करेंगे। और बिकॉज रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस रिगार्डिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको इंसिडेंट करवाया ऑन टारगेट। ठीक है, टारगेट यहाँ पे टी है, आप देख ही रहे होगे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इंसिडेंट हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स तो हैं दे आर स्कैटर्ड इलास्टिकली एंड सम आर स्कैटर्ड इन इलास्टिकली, और कुछ जो हैं वो स्कैटर ही नहीं हुए हैं, दे आर जस्ट मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, वो अपना स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे केसेस आप देख ही रहोगे, कुछ पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, सम आर डिफ्लेक्टेड। जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे कि कुछ पार्टिकल स्कैटर हुए हैं इलास्टिकली, बिकॉज डायग्राम में बता पाना इज़ नॉट पॉसिबल कि कौन सा इलास्टिकली स्कैटर हुआ है और कौन सा इन इलास्टिकली, बट आपको समझ लेना। ठीक है, जब आप पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाओगे टारगेट पे, कुछ तो है इन इलास्टिकली स्कैटर हो जाएंगे, कुछ इलास्टिकली स्कैटर हो जाएंगे एंड कुछ बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होंगे एंड दे विल मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे एक टारगेट एरिया मिल जाएगा। ठीक है, वो टारगेट एरिया जहाँ पे अगर पार्टिकल इंसिडेंट हुआ तो उसकी स्कैटरिंग होनी ही होनी है। ठीक है, अगर उस एरिया पे पार्टिकल इंसिडेंट हुआ तो उसकी स्कैटरिंग होगी ही होगी, अदरवाइज़ अगर उसके आउटसाइड कहीं पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो स्कैटरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमें टारगेट एरिया टी मिल गया, अगर वहाँ पे जो है, ठीक है, वहाँ पे अगर पार्टिकल इंसिडेंट होगा स्कैटरिंग इज़ बाउंड टू अकर, बट इफ़ द पार्टिकल विल हिट आउटसाइड दिस एरिया तब क्या होगा, पार्टिकल विल गो विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट। सो इस तरीके से हमें एक टारगेट एरिया मिल जाता है। इसी टारगेट एरिया को जो है हम क्या कह देते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। कॉन्सेप्ट समझ लग गया? देख लो, इसमें जैसे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंसिडेंट ऑन द टारगेट विद एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, एंड देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल्स स्कैटर्ड इलास्टिकली। ठीक है, कुछ इलास्टिकली स्कैटर हुए, सेकंड क्या था, सम विल बी स्कैटर्ड इन इलास्टिकली। ओके, और थर्ड वन क्या था, सम वॉन्ट इंटरेक्ट विद द टारगेट। ये 3 चीज़ें अकर हुई, अल्टीमेटली वी गेट अ टारगेट एरिया। ठीक है, तो हमें टारगेट एरिया मिल गया। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्कैटरिंग इम्प्लाइज इफ द पार्टिकल हिट द टारगेट इन दिस एरिया स्कैटरिंग इज बाउंड टू अकर। ठीक है, तो स्कैटर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन का मतलब यही है कि अगर पार्टिकल इस टारगेट एरिया में हिट करेगा तो स्कैटरिंग 100% होगी ही होगी। So proper definition of it is an effective target area presented by the target to the incident beam of the particles during elastic scattering। ठीक है, तो इफेक्टिव टारगेट एरिया है जो कि टारगेट बताता है कि ये वाला एरिया इफेक्टिव होगा जब उस पर जो है बीम ऑफ पार्टिकल्स को इंसिडेंट किया जाए। ओके, बिकॉज एरिया है, इफेक्टिव टारगेट एरिया की बात हम कर रहे हैं, एरिया है तो यूनिट भी इसकी बान होगी। ठीक है, प्रेजेंट करेंगे हम विद सिग्मा। ठीक है, सिग्मा ऐसी लिख देंगे, ऐसी स्टैंड फॉर स्कैटरिंग ओवर हेयर, एंड 1 बान इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। और इसका हम फार्मूला देख लेते हैं कि जो हमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हेल्प करने वाला है, तो फार्मूला नोट कर लेते हैं क्या होगा इसका। सो इफेक्टिव टारगेट एरिया सिग्मा ऐसी जो है वो क्या होगा, इज़ इक्वल टू n अपॉन आई। जो n है यहाँ पे वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर टारगेट पार्टिकल पर सेकेंड, और i क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट पर एरिया पर सेकेंड। सो i यहाँ पे बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट हुए पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पे, और n जो बता रहा है कि उसमें से कितने पार्टिकल स्कैटर हो गए। ठीक है, पर टारगेट पार्टिकल पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो है हमें जो क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल भी रहा है कि जो सिग्मा है उसकी यूनिट्स जो हैं दे विल बी ऑफ एरिया, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों तरफ कॉमन है, बट यहाँ पे जो सेकंड वन है आई, वहाँ पे पर यूनिट एरिया भी आ रहा है। ठीक है, बाकी सेकंड एंड जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दोनों में कॉमन है, दैट विल बी कैंसल्ड, एंड 1 अपॉन, बिकॉज पर यूनिट एरिया है, 1 अपॉन एरिया आ रहा है, तो अल्टीमेटली सिग्मा जो है इट विल हैव द डायमेंशंस ऑफ एरिया।
सो वी गॉट टू नो अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए रदरफोर्ड स्कैटरिंग को समझने के लिए, दैट इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर u फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक अल्फ़ा पार्टिकल है विच इज़ मूविंग टूवर्ड द न्यूक्लियस। अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस भी हमने वो वाला कंसिडर किया विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है इट इज़ मूविंग टूवर्ड द न्यूक्लियस, तब जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल अप्रोच ईच अदर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी और एट थीटा एंगल जो है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस वो है बी के ऊपर। बी जो है दैट इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर। ये देखो क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ये जो वेलोसिटी वेक्टर u है, ठीक है, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, तो इस तरीके से जो है हमें इम्पैक्ट पैरामीटर मिल जाता है। सो इसका फार्मूला क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर का? सो इम्पैक्ट पैरामीटर b इज़ इक्वल टू z डैश ई स्क्वायर। जो यहाँ पे z डैश जो है यहाँ पे दे बोथ आर द न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक है, ZE जो होगा दैट इज़ द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल एंड Z डैश E जो है वो चार्ज होगा एटॉमिक न्यूक्लियस का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बन गया, Z डैश ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो यहाँ पे E है दैट स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड साथ में कॉट थीटा बाय 2। थीटा यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग एंगल। सो इस तरीके से जब आप इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हो वी अल्टीमेटली गेट इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, इम्पैक्ट पैरामीटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज इम्पैक्ट पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी। ये जो पाथ ऑफ पार्टिकल है व्हेन इट विल अप्रोच द न्यूक्लियस, उसका जो पाथ ऑफ पार्टिकल है वो कौन सा फॉर्म होगा, नेचर ऑफ जो है ट्रेजेक्ट्री वो क्या होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इम्पैक्ट पैरामीटर। बिकॉज थीटा जो है, ठीक है, उसकी डिपेंडेंस जो है दैट इज़ ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट केस मैंने लिया है, इफ़ b इज़ स्मॉल, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल है तो ऑब्वियसली जो कॉट थीटा बाय 2 है वो भी स्मॉल होगा, राइट। अगर कॉट थीटा बाय 2 स्मॉल है तो इट मीन्स थीटा क्या होगा, लार्ज, थीटा विल बी लार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इम्पैक्ट पैरामीटर से थीटा डिसाइड हम कर पाते हैं। और जैसे थीटा हमें पता चल गया, इट मीन्स हमें नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता चल जाएगी कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हाइपरबॉलिक, एलिप्सिकल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो थीटा पे डिपेंड करता है और थीटा बी पे डिपेंड करता है। जैसे सेकंड यहाँ पे केस देखो, इफ़ बी इज़ ज़ीरो, अगर यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर ज़ीरो ही हो जाए तो आप देखो उस केस में क्या होगा। अगर हम डायग्राम के थ्रू भी देखें, अगर बी ज़ीरो है इन दैट केस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस देयर विल बी हेड ऑन कोलिजन बिटवीन दैम। अगर आप डायग्राम में भी देखो बी अगर ज़ीरो हो जाए दैट केस क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस का हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। सो बी इज़ ज़ीरो इट मीन्स कॉट थीटा बाय 2 इज़ ज़ीरो, कॉट थीटा बाय 2 इज़ ज़ीरो इट मीन्स tan थीटा बाय 2 इज़ इन्फिनिटी, tan थीटा बाय 2 इन्फिनिटी अकर्स व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल ट्रेवल स्ट्रेट टुवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, पार्टिकल बिकॉज बी ज़ीरो है तो पार्टिकल स्ट्रेट टुवर्ड द न्यूक्लियस जा रहा है यहाँ पे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली थीटा ज़ीरो हो जाता है। थीटा ज़ीरो होने के कारण पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड बैक। ओके, सो जब भी हेड ऑन कोलिजन होगा, जब भी इम्पैक्ट पैरामीटर ज़ीरो होगा, पार्टिकल क्या करेगा, इट विल बी स्कैटर्ड बैक अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। सो इस तरीके से आपको पता चल ही गया कि जो बी है, जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, दैट डिसाइड्स द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो है। ओके, गॉट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थिंग इज़ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ा था दैट वाज क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, लेकिन हमें जो है डिफरेंशियल स्कैटरिंग के रिगार्डिंग भी पता होना चाहिए, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के रिगार्डिंग। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इलास्टिकली स्कैटर्ड पर सेकेंड इन अ गिवन डायरेक्शन थीटा इंटू सॉलिड एंगल d सिग्मा पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल्स। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में क्या है, जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है, दे आर स्कैटर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे गिवन डायरेक्शन जो है विच इज़ डिसाइड बाय थीटा, उसमें स्कैटर्ड हो रहे हैं विच इज़ अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू अ सॉलिड एंगल d सिग्मा। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमने लिया एरिया ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस b एंड विड्थ db। तो यहाँ से पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल हिटिंग द रिंग बिटवीन b एंड b प्लस डी बी एंड आर स्कैटर्ड बाय एंगल थीटा
एंड थीटा प्लस डी थीटा, एंड अल्टीमेटली जब वो स्कैटर हो रहे हैं दे आर स्कैटर्ड इनटू अ लार्जर रिंग ऑन द स्फीयर विद द स्कैटरिंग न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका हम ठीक है मेन एसेंस देखें तो वो यही है कि यहाँ पे हमने स्कैटर्ड पार्टिकल्स की डायरेक्शन को लिमिट कर दिया। ओके, जो हम जब क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने डायरेक्शन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की है, बट इन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है, देयर इज़ अ टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो, कि जो स्कैटरिंग हो रही है दैट इज़ इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन थीटा विच इज़ अल्टीमेटली अगर उसको देखें दैट इज़ इनटू द सॉलिड एंगल डी सिग्मा। जो अगर जब सारे पार्टिकल्स कलेक्टिवली हो जाते हैं देन क्या होता है, दे आर स्कैटर्ड इनटू अ सॉलिड एंगल डी सिग्मा। सो एज पर डेफिनेशन तो इसका फार्मूला क्या बना, सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू द गिवन डायरेक्शन थीटा इनटू सॉलिड एंगल डी सिग्मा, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने हमने इंसिडेंट किए, राइट। बट हमें वो फार्मूला चाहिए जहाँ पे जो है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट, बिकॉज वी आर स्टडिंग एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग, तो जो फार्मूला हमें वहाँ चाहिए वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो सिग्मा ऐसी थीटा यहाँ पे जो है, थीटा इज़ जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम क्रॉस सेक्शन विच वी स्टडीड अर्लियर। ठीक है, जो हमने पहले क्रॉस सेक्शन पढ़ा है, ये सिग्मा ऐसी थीटा बस हमें उसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, जब थीटा आ जाएगा इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन साइन थीटा डी बी बाय डी थीटा। थीटा है यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल और बी है इम्पैक्ट पैरामीटर। जो बेसिक्स हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक विच इज़ रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव कंसिडर्ड अ हैवी न्यूक्लियस विच इज़ प्लस ZE, ठीक है, जो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आया, एक पार्टिकल जो है Z-E दैट इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस है, उसकी तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, दैट इज़ अप्रोचिंग विच इज़ Z-E। ये याद रखना कि दोनों के दोनों जो हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, बट एज सून एज इट विल रीच एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स, ठीक है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतने तक पहुंचेगा वो, उसके बाद क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस रिपल्शन, बिकॉज दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, रिपल्शन एक्सपीरियंस होगी एंड उसका पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। So let us consider a charged particle of charge Z-E which is approaching a heavy nucleus ZE. Okay? ठीक है, दोनों चार्जेस जो हैं दोनों दे आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, सो देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो जो F है, जो कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसको हम कैसे लिखते हैं, +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों जो हैं चार्जेस उनका प्रोडक्ट ZE इंटू Z-E अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे हमने ट्रेजेक्ट्री जो है पार्टिकल की वहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हमने देख लिया विच इज़ R² यहाँ पे आ गया। सो F इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z-E स्क्वायर अपॉन R²। प्लस साइन यहाँ पे ये बता रहा है जो फोर्स है दैट इज़ रिपल्सिव इन नेचर। ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सबको, ठीक है, इकट्ठा कर लिया। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या थी, Z-E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो सिर्फ वेरी कर रहा है वो R है, बिकॉज डिस्टेंस ही इनके बीच में चेंज कर रहा है एज पार्टिकल इज मूविंग, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट सबको इकट्ठा करके हमने नाम दे दिया उसका K, और उसके आगे यहाँ पे हमने माइनस साइन भी लगा लिया। तो अल्टीमेटली जो फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू -K अपॉन R²। ठीक है, यहाँ से जो है हमें नेचर ऑफ फोर्स के रिगार्डिंग पता चला। एक तो ये पता चल गया वो रिपल्सिव है। सेकेंड थिंग वी गेट टू नो दैट जो फोर्स है दैट इज़ इनवर्स स्क्वायर फोर्स लॉ ओबे कर रही है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर फोर्स लॉ का मतलब क्या होता है, व्हेन फोर्स इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज F यहाँ पे देखो F एंड R² क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है, एंड यहाँ पे R का स्क्वायर है, तो इसको इन्वर्स स्क्वायर फोर्स लॉ कह देते हैं हम। सो फोर्स के रिगार्डिंग, नेचर ऑफ फोर्स के रिगार्डिंग वी गेट टू नो अबाउट टू थिंग्स, दैट वन इज़ फोर्स जो है यहाँ पे रिपल्सिव इन नेचर है, सेकेंड इज़ इट इज़ ओबेइंग इन्वर्स स्क्वायर फोर्स लॉ। जो फर्स्ट थिंग तो हो गई, अब सेकेंड हमें पता करना है कि जो पार्टिकल है, जो ट्रेजेक्ट्री है वो कौन सी फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है
सर्टन कैलकुलेशंस करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये सपोज़ किया कि जो पार्टिकल है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी यहाँ पे टर्म क्यों आई? बिकॉज पार्टिकल को इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, बहुत दूर है पार्टिकल, तो इसलिए हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया दैट पार्टिकल इज़ एट इन्फिनिटी. ओके, फर्स्ट थिंग पता चल गई है. सेकेंड, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है. ऐसा क्यों? पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्यों होती है? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस. अब जितना डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी. अब यहाँ पे हमने तो डिस्टेंस को इन्फिनिटी ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. इट मीन्स जो यहाँ पे एनर्जी होगी दैट विल बी ओनली काइनेटिक. ठीक है, ये ध्यान रखना कि एनर्जी होगी ओनली काइनेटिक एनर्जी को हम लेके चलेंगे आगे. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? E इज़ इक्वल टू हाफ mv². ओके, बिकॉज यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, वन इज़ हैवी, अनदर वन इज़ लाइट पार्टिकल. तो यहाँ पे व्हेन द सिस्टम इज़ मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ टू मासेस, तो हम उसको वन बॉडी मास में रिड्यूस कर लेते हैं. जब भी सेंट्रल फोर्स की बात आती है तो उसको हम वन बॉडी मास में रिड्यूस कर लेते हैं. रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इन दोनों के मासेस को दोबारा ना लिख के हमने यहाँ पे एक रिड्यूस्ड मास ले लिया विच इज़ म्यू. तो जो काइनेटिक एनर्जी E है दैट विल बी इक्वल टू हाफ m की जगह पे क्या आ गया? म्यू. और v जो है बिकॉज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ पे हम u लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया u². सो हमें एनर्जी मिल गई हाफ म्यू u². ये काइनेटिक एनर्जी क्यों है? टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक क्यों है? बिकॉज पार्टिकल इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. दैट्स वाई जो उसका डिस्टेंस है दैट इज़ इन्फिनिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो रही है. सो टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक है. ओके, तो फोर्स के रिगार्डिंग हमें पता चल गया, राइट. जो एनर्जी है वो काइनेटिक है और वो क्यों काइनेटिक ये भी हमें पता चल गया. सो अब हम आते हैं बैक टू आवर मेन टॉपिक कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है विच इज़ F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो कि नेचर ऑफ फोर्स हमने अभी फाइंड आउट करी है, यही बन रही है. इट सेज दैट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर पार्टिकल जो है इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, बिकॉज हमने यही बोला कि पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है तो वापस भी वो इन्फिनिटी में ही जाएगा. ठीक है, इट टर्न्स एंड विल मूव बैक टू इन्फिनिटी. If the particle is very far away from the nucleus and it is coming from infinity, then it will be turned back to infinity. Okay? ठीक है, तो यही देखो पाथ कैसे बन गया ये. अगर हम डायग्राम से देखें देन इट इज़ क्या है, ये हाइपरबोलिक पाथ. ठीक है, और अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करके जो है इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ ये पाथ हाइपरबोलिक ही होगा. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे एक पार्टिकल जो है एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है, फिर इज़ PR θ' ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है दैट इज़ 1/r इज इक्वल टू 1/l इंटू 1 + e cos θ'. ठीक है, ये होती है इक्वेशन. अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके हम देखते हैं कि क्या जो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग भी पाथ हाइपरबोलिक ही आ रहा है. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो हमने लिख ली, बट वी नो अबाउट द लेटेस्ट रेक्टम जो है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम जो होते हैं L एंड E. L जो है दैट इज़ इक्वल टू, ये हमने जो प्रीवियस वीडियो थी देखिए उसमें हमने किया हुआ है, ये जो L है दैट इज़ इक्वल टू L² μ k, और जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू 1 + 2EL² μk². ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ON है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है यहाँ पे, B विच इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर. तो ON जो है वो B हो गया यहाँ पे. ओके, तो हमारे पास क्या था, L एंड E अभी हमने लिखा, तो हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. जो L है दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज़ इक्वल टू mvr. पर यहाँ पे जो मास है, मास को हमने चेंज कर दिया इनटू रिड्यूस्ड मास, तो m की जगह आ गया म्यू. v जो है वेलोसिटी उसको हम u लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे u आ गया. r जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो वो डिस्टेंस है उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे r चेंज हो गया म्यू b को. तो इट मीन्स l जो है जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ इक्वल टू म्यू u b. ओके, बैक टू आवर काइनेटिक एनर्जी, E मीन्स टोटल एनर्जी E इज़ इक्वल टू हाफ म्यू u² था. तो यहाँ से हमने क्या किया, u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. u इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2e/μ.
अब हमने इस वैल्यू को एल में पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो एंगुलर मोमेंटम एल है वो आ गया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू ई इंटू बी, ठीक है। तो बी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट सिर्फ 2 म्यू ई के ऊपर है, बी स्क्वायर रूट से बाहर है, तो एल आ गया। अब हमें फाइनली ई फाइंड आउट करना है, बिकॉज इंसेंट्रिसिटी से हमें पता चलेगा कि पाथ ऑफ पार्टिकल क्या है, बिकॉज ई के ऊपर ही हम कंडीशन लगाते हैं, ई 0 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, उसी के बेसिस पे जो है पाथ ऑफ पार्टिकल डिसाइड होता है। तो अब ई के लिए देखते हैं, ई का फार्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 एनर्जी ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू ई इंटू बी, एल की वैल्यू पुट कर दी। के की वैल्यू हमने बिगिनिंग जब नेचर ऑफ फोर्स को डिसाइड कर रहे थे तब हमने वहाँ पे के जितनी उसमें कांस्टेंट टर्म्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन में, उन सबको इकट्ठा करके हमने के इक्वल इक्वेट कर दिया था। स्टेप में हमने क्या किया, एल एंड के की वैल्यू पुट कर दी। सो हमारे पास इसेंट्रिसिटी कुछ इस तरीके से आ गई। सो जब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो ई आ गया इक्वल टू 1 + 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी अपॉन जेड जेड डैश ई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया वहाँ पे। तो यहाँ से हमें एक बात तो कंफर्म हो गई, बिकॉज ये जो टर्म है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी अपॉन जेड जेड डैश ई स्क्वायर जो है, दिस इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज चार्ज जो है हम उसकी बात कर चुके हैं वो पॉजिटिव होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर बी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी ई जो है वो पॉजिटिव होगी। इट मीन्स ये टर्म तो सारी डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे जो ई है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 में कुछ प्लस होगा पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ई जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से वी गेट टू नो दैट जो ई है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, और ई जब ग्रेटर देन 1 हो इट मीन्स द चार्ज पार्टिकल विल फॉलो हाइपरबॉलिक पाथ, जो कि हमने डायग्राम में देखा था, जो कि इन्वर्स स्क्वायर फोर्स लॉ ने प्रोडिक्ट भी किया था कि अगर पार्टिकल इन्फिनिटी से आया है तो इन्फिनिटी को ही टर्न बैक करेगा, ठीक है। तो वही जो है ई ग्रेटर देन 1 से प्रूव भी हो गया कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है दैट विल फॉलो हाइपरबॉलिक पाथ। समझ लग गया, फोर्स के रिगार्डिंग कर लिया हमने, एनर्जी देख ली काइनेटिक होगी, ट्रजेक्ट्री जो है पार्टिकल की वो हमें पता चल गई हाइपरबॉलिक होगी। यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें, ठीक है, तो थीटा + 2 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है, दे आर असिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबॉलिक पाथ, ओके। जो पाथ है मेन जो हमने उसको बोल्ड लाइन से नोट किया है, थिक लाइन से, तो यहाँ पे डॉटेड हैं, दे आर द असिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबॉलिक पाथ, जो कि मैथ्स में पढ़ा हुआ हमने रिगार्डिंग असिम्पटोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा + 2 फाई जो है 180 डिग्री के इक्वल हो गया, वो हमने देखा अभी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, जो असिम्पटोट्स हैं, अगर हम उनके डायरेक्शंस को देखें, सो द असिम्पटोट डायरेक्शंस आर दोज फॉर विच आर जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, और थीटा डैश जो है दैट इज़ इक्वल टू फाई, फाइन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड थीटा डैश इज इक्वल टू फाई को जो है हमने पुट कर देना है, जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी, ठीक है, उसमें पुट कर देना है हमने। जब हमने पुट किया 1/r की जगह 1/infinity आ गया इज इक्वल टू 1/l इंटू 1 + cos थीटा डैश था यहाँ पे, तो वहाँ पे आ गया फाई। तो यहाँ पे हमें cos फाई मिल गया इक्वल टू -1/e, फाइन। यहाँ पे सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक बस हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। सो cos फाई इज इक्वल टू -1/e है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा देखें तो फाई हमें यहाँ पे 90 डिग्री - θ/2 मिल जाएगा। थीटा + 2 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाई कितना हो गया 90 डिग्री - θ/2। फाई की वैल्यू पुट कर दो, cos 90 डिग्री - θ/2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू -1/e आ गया। अब cos 90 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे cos 90 डिग्री - θ/2 क्या आ गया, sin θ/2 विच इज़ इक्वल टू -1/e, ठीक है। अब यहाँ पे जो है e को हम ऊपर ले गए, न्यूमरेटर में ले गए, इज इक्वल टू e, और यहाँ पे आ गया 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या हो जाता है, कोसेकेंड थीटा, तो यहाँ पे आ गया कोसेकेंड θ/2 इज इक्वल टू -c। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स पे। वी नो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। सो कोसेकेंड स्क्वायर θ/2 की जगह आ गया 1 + cot स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू -e का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे e स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको रीअरेंज किया तो स्क्वायर रूट ऑफ e स्क्वायर -1 इज इक्वल टू cot θ/2 आ गया, ओके। तो यहाँ तक हमने किया। अभी हमने जो है e की वैल्यू डराइव की है, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8 पाई एप्सिलॉन नॉट e b अपॉन जेड जेड डैश ई स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो वहाँ से भी जो है हम ई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे भी वही टर्म आई है। अब इन दोनों ही टर्म्स को हमने फिर इक्वेट कर देना। तो स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी अपॉन जेड जेड डैश ई स्क्वायर। फाइन। अभी हमने फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2। दोनों को इक्वेट कर दिया। कॉट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी अपॉन जेड जेड डैश ई स्क्वायर आ गया। डन। यहाँ से जो है हमने अपनी फेवरेट टर्म जो है हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर उसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर बी आ गया विच इज़ इक्वल टू जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू कॉट थीटा बाय 2। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है बी जो है। और आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि ये बी का वही फार्मूला है जब हमने इम्पैक्ट पैरामीटर्स किया था। मैंने आपको वो सारे केसेस बताए थे दैट हाउ बी इज़ रिलेटेड टू थीटा। ठीक है। ये सेम फार्मूला वही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डिराइव हुआ है बी इज़ इक्वल टू जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉट थीटा बाय 2। एंड आपको इस फार्मूला को ध्यान में भी रखना है बिकॉज एमसीक्यू बन जाता है इसके बेसिस पे। कुछ थीटा की सर्टेन आपको एंगल दे दिया होगा, थीटा की वैल्यू कुछ दे दी होगी एंड आपको इम्पैक्ट पैरामीटर को फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट थिंग बिकॉज अभी थोड़ा इसमें बाकी है। सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या आएगी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफ्रेंशिएट हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था दैट सिग्मा एस सी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन साइन थीटा इंटू डी बी बाई डी थीटा। तो उसकी तरफ ही हम प्रोसीड कर रहे हैं। बी हमें मिल चुका है, उसमें डी बी बाई डी थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ओके। तो डी बी बाई डी थीटा करने के लिए देखो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, जेड जेड डैश ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई सब कांस्टेंट हैं। ठीक है। तो कॉट थीटा बाय 2 ही सिर्फ डिफ्रेंशिएट होगा। कॉट थीटा बाय 2 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी यहाँ पे, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1 बाय। ओके। सो हमारे पास फाइनली डी बी बाय थीटा आ गया इक्वल टू माइनस जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन बिकॉज 8 है यहाँ पे 2 है, 8 टू द 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई और माइनस साइन बाहर आ गया इसके कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बी भी मिल गया, डी बी बाई डी थीटा भी मिल गया। अब हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी है हमारे पास, डी बी बाई डी थीटा भी है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन साइन थीटा डी बी बाई डी थीटा। अब बी एंड डी बी बाई डी थीटा की वैल्यूज़ पुट कर दो। अल्टीमेटली जो है सिग्मा एस सी विल बी इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई कॉट थीटा बाय 2 और उसके साथ क्या था, उसके अपॉन क्या था साइन थीटा। तो उसको हमने लिख लिया इंटू 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या है डी बी बाई डी थीटा। डी बी बाई डी थीटा क्या था, माइनस जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है। सिर्फ वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या किया है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लिया। यहाँ पे 1/8 था, पहले तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन का काम पहले ख़त्म करते हैं। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई साइन नहीं रहा यहाँ पे। अब उसके बाद जो 1/8 है उसको जो है यहाँ पे हमने लिख लिया अलग से। अब बाकी सारी टर्म्स जो हैं 2 बार ही प्रेजेंट हैं, जेड जेड डैश ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये सब टर्म्स 2 टाइम्स प्रेजेंट है, सबका स्क्वायर आ गया। 1/8 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे 16 है अंदर। ठीक है। 16 को जो है हम 4 लिख सकते हैं बिकॉज हम उसको स्क्वायर के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करके हमें इतना मिल गया 1/8 जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की। सारे फार्मूलाज को साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कर दो। कॉट थीटा बाय 2 है, कॉट को कर दो कॉस अपॉन साइन, साइन थीटा को फर्दर बिकॉज सब थीटा बाय 2 की फॉर्म में है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको चेंज कर दिया। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा था उसको 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास सिग्मा एस सी जो आ गया विच इज़ इक्वल टू मीन्स डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो आ गया इक्वल टू 1/16 जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर इंटू 1/sin 4 थीटा बाय 2। ओके। यहाँ तक जो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग का कंप्लीट हो गया एक्सप्रेशन। सो जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो है जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो होता है गोल्ड न्यूक्लियस और जो पार्टिकल उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो होता है अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अल्फ़ा पार्टिकल जेड डैश इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो सिग्मा जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/4
जेड डैश की तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर आ जाना था बाहर 4, बाहर 16 था 4, तो यहाँ पे 4 रह गया। सो 1/4 ZE² 4 पाई एप्सिलॉन E का होल स्क्वायर इंटू 1/sin 4 θ/2। तो यहाँ से हमें जो है मेन रिजल्ट्स पता चले, which says that the number of alpha particles scattered in alpha scattering experiment is, जो सिग्मा है यहाँ पे ये बता रहा है कि नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड जो हुए हैं, ठीक है, उनका क्या रिलेशन है इन सब टर्म्स से। तो जो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। जो भी वहाँ पे न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो भी वहाँ पे प्रेजेंट था, जैसे इस केस में गोल्ड होता है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो सेकेंड यहाँ पे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू sin 4 θ/2, जिसको हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा विच इज़ स्कैटरिंग एंगल। ओके, सो लास्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। फाइन, दिस इज़ ऑल अबाउट रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा रिगार्डिंग द नेचर ऑफ फोर्स क्या है, देन वी स्टडीड अबाउट एनर्जी, फिर हमने इम्पैक्ट पैरामीटर के रिगार्डिंग देखा, फिर हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल क्या है इसमें, और अल्टीमेटली जो है हमने देखा जो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हैं वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो ये सब हमने जो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया। सो आई होप जो है आपको जो आज का टॉपिक अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है। इफ़ दैट इज़ सो तो लाइक कीजिए आप वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग एंड वे से जो है टॉपिक्स को स्टडी करते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।